Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, we were discussing about cooperative societies. So यहाँ हमने बात की थी कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है मिल करके बिजनेस करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कि ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है कि कुछ लोग अपनी मर्जी से एज अ ग्रुप बिजनेस करने की सोचते हैं। तो अब पार्टनरशिप में भी तो कुछ लोग मिलके एज अ ग्रुप बिजनेस कर रहे थे। तो फिर ये दोनों जो टाइप ऑफ बिजनेस हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्या डिफरेंस है एज पार्टनर काम करने में या एज कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करने में, ये आज हम डिस्कस करेंगे। पहला अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप में, तो वो है इनका एक्ट जो इन्हें बाइंड करता है। आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट होता है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और पार्टनरशिप का जो एक्ट होता है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो ये अलग अलग एक्ट में बाइंड हैं, अलग अलग लीगल रूल्स हैं इनके लिए। उसके बाद बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो मैंडेटरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बुला सकते। एंड पार्टनरशिप में इट्स नॉट मैंडेटरी, आप चाहें तो करवाएं, अदरवाइज बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप एज पार्टनर्स किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं। ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी इन पार्टनरशिप। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव। तो जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है लोगों का वेलफेयर और हेल्प करना, कि अपने मेंबर्स को और नॉन मेंबर्स को भी, कि जो इनका मेंबर नहीं भी है, बेसिकली पब्लिक को सही रीजनेबल प्राइस पर गुड्स अवेलेबल कराना, लोन्स देना, गुड्स जो हैं वो कुछ प्रोड्यूसर्स अगर सेल नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी सेल करने में हेल्प करना। तो लोगों के फ़ायदे के लिए काम करती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। और पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें दूसरों का हेल्प करना है, उनका मोटिव है कि हमें प्योरली क्या करना है, बिजनेस फॉर देयर ऑन बेनिफिट, कि अपने खुद के प्रॉफिट के लिए वो लोग बिजनेस करते हैं, कोई सर्विस मोटिव नहीं है पार्टनरशिप में। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम होते हैं 10 मेंबर्स और पार्टनरशिप में मिनिमम होते हैं 2 मेंबर्स, कि कम से कम 2 होने चाहिए। और कोऑपरेटिव में अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो आपकी अगर तो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोन्स वगैरह देती हैं, तो आपके मैक्सिमम मेंबर की क्रेडिट वाले केस में लिमिट होगी 100। और अगर कोई अदर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है देन देयर इज़ नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने भी चाहे आप मैक्सिमम कर लीजिए, कोई लिमिट नहीं है, बस एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ करके। और पार्टनरशिप के केस में मैक्सिमम की जो लिमिट होती है वो बैंकिंग बिजनेस के केस में जो है वो 10 होती है और अदर जो बिजनेस होते हैं वहाँ 20 होती है मैक्सिमम लिमिट। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स में भी दोनों में डिफरेंस है कि कौन कितने मैक्सिमम रख सकता है और मिनिमम भी। कोऑपरेटिव में कम से कम 10 लोग चाहिए जो इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रिएट करेंगे। ये थे आपके कुछ डिफरेंस। अब हमें क्लियर हो गया है कि पार्टनरशिप टोटली डिफरेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, दोनों का एक्ट भी अलग है और दोनों जो है वो रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कि आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके जो हैं वो क्या क्या टाइप्स होते हैं,
क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अलग अलग पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, डिफरेंट तरह की होती हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो होती हैं आपकी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये काम करती हैं कंज्यूमर गुड्स के लिए। तो यहाँ इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोड्यूसर से या फिर फैक्ट्री से जो है वो बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीद लेती हैं और फिर अपने मेंबर्स को भी और कई केसेस में नॉन मेंबर्स को भी यानी जनरल पब्लिक को भी रीज़नेबल प्राइस पर गुड्स अवेलेबल कराती हैं, सही प्राइस पर। क्योंकि मार्केट से अगर लोगे तो ज़्यादा महंगी मिलेगी, यहाँ इन्होंने डायरेक्ट फैक्ट्री से ले ली और अब ज़्यादा प्रॉफिट ना जोड़ते हुए सही रेटों पर गुड्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना इनका काम है। तो इन्हें कहा जाता है कंज्यूमर सोसाइटीज़। नेक्स्ट आपके पास होती हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी होती हैं प्रोड्यूसर्स को हेल्प करने के लिए। अब प्रोड्यूसर की क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको जो है वो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, जो उसने प्रोडक्शन करनी है उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो वो अवेलेबल कराएंगी। या फिर सेल नहीं कर पा रहा है प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को, तो यहाँ इस काम में भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं। तो इनका मेन जो होता है वो यही है कि जो भी डिफ़िकल्टीज प्रोड्यूसर फेस कर रहा है उन्हें सॉल्व करना। नेक्स्ट आपके पास होती हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। अब ये मार्केटिंग सोसाइटीज़ जुड़ी हैं मार्केट से, मीन्स कि आपका प्रोडक्ट को अगर मार्केट नहीं मिल पा रही, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है क्योंकि आप एक स्मॉल लेवल पे बिजनेस करते हो। जैसे स्मॉल आर्टिस्ट होते हैं, पेंटिंग बना रहा है कोई पोट मेकिंग करता है, हैंडीक्राफ्ट का जो बिज़नेस होता है मतलब हाथ से बनाने वाली चीज़ें आर्टिस्ट होते हैं जैसे। तो वो सारे टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स जो होंगे जो स्मॉल लेवल पर हैं उन्हें हेल्प करने के लिए बनाई जाती हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। सो इनका मेन पर्पस है मार्केट अवेलेबल कराना। क्योंकि कई बार स्मॉल लेवल के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें हेल्प लेनी पड़ती है एजेंट्स की कि एजेंट्स के थ्रू हम बेचें, तो वो एजेंट जो हैं वो उन्हें सही मुनाफा नहीं देते, वो बीच में से अपना बेनिफिट जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेते हैं कि ये बोल देंगे कि ये प्रोडक्ट कम में बिका, तो एक्सप्लॉइट होता है इससे प्रोड्यूसर। तो ये सारी इन चीज़ों को स्टॉप करती हैं आपकी मार्केटिंग सोसाइटीज़। बेसिकली आपके प्रोडक्ट को मार्केट अवेलेबल कराना इनका काम है। देन आपके पास आती हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। अब इनका काम क्या होता है कि लोन्स प्रोवाइड करना, क्रेडिट मतलब उधार, लोन प्रोवाइड करना। यहाँ इसके जो मेंबर्स हैं वो अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स लगा करके डिपॉजिट जमा कराते हैं, जिससे इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब इन फंड्स को वो बाकी ज़रूरतमंद मेंबर्स को या फिर नॉन मेंबर भी, अगर कोई अदर पर्सन भी लेना चाहे, उन्हें लोन के रूप में वो पैसा अवेलेबल कराती हैं। प्रायोरिटी मेंबर्स को दी जाएगी, उसके बाद भी अगर फंड्स अवेलेबल हैं तो नॉन मेंबर्स को भी ये लोन दे सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास होती हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। अब फार्मिंग वाली फार्मर्स के लिए बनाई जाती हैं कि फार्मर जो होते हैं कई स्मॉल लेवल पे करते हैं, ज़्यादा बड़ा उसके पास खेत नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो कई बार उनको अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाते, अच्छे औजार, अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं मिल पाते, या मॉडर्न जो फार्मिंग की टेक्निक्स हैं वो नहीं उन्हें पता होती। तो ये बनाई जाती हैं फार्मर्स को हेल्प करने के लिए कि उन्हें अच्छी क्वालिटी के सीड्स, अच्छे औजार जो हैं वो सब कुछ वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा सके। ओके, और सही पैसों में उन्हें ये सब कुछ मिले
ताकि उन्हें एक्सप्लॉयट ना होना पड़े। नेक्स्ट आपके पास होती हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। अब आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या होती हैं? ये बनाती हैं हाउसेस, घर बना करके उन्हें तैयार कंस्ट्रक्ट करके और अपने मेंबर्स को या नॉन मेंबर्स को सेल करती हैं। यहाँ भी इसके मेंबर मिलकर के पैसा लगाते हैं, उससे ये प्लॉट खरीदती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं और उन तैयार घरों को अपने मेंबर्स को ऑफर करती हैं रीजनेबल प्राइस पर। सो ये होती हैं आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़। तो इसी तरह से ये आपकी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिनके थे अलग अलग पर्पस। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरिट्स की, कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या मेरिट्स होती हैं, यानी इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको। तो अगर मैं मेरिट्स की बात करूं, फर्स्ट तो है हमारे पास कि इन्हें फॉर्म करना बहुत इजी है। इजी फॉर्मेशन है, आपको बस एप्लीकेशन लगानी है, रजिस्ट्रार के पास जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम कर सकते हो। तो यहाँ आप कह सकते हो कि इजी फॉर्मेशन, कि इन्हें फॉर्म करना जो है वो इजी है। नेक्स्ट आपके पास जो इसके मेरिट है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी, कि जो इसके मेंबर्स हैं उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड मीन्स कि जितनी भी उन्होंने गारंटी दी है या जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, बस उतना ही उनकी जिम्मेवारी है, वहीं तक ही आप उन्हें जो है वो फोर्स कर सकते हो कि पे करें। मीन्स जितना उनका इन्वेस्टमेंट है या जितनी उनके द्वारा गारंटी दी गई है कि हम इतना लॉस जो है वो इतने लेवल तक हम शेयर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास होती है स्टेबिलिटी, कि आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो स्टेबल हैं। मीन्स एक मेंबर के आने जाने से, किसी मेंबर की डेथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनकी एग्जिस्टेंस पर, ये चलती रहेंगी क्योंकि लॉट्स ऑफ मेंबर आर देयर, और उसी के साथ ये लीगल स्टेटस है इनका। ओके, तो ये मेंबर्स के आने या जाने से इनकी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या कहती है आपको, कि इन्हें जो मैनेज करने का काम है वो डेमोक्रेटिक वे से चलता है। मीन्स सभी अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जो मेन पीपल इन्हें रन करेंगे वो भी सभी की मर्ज़ी से सिलेक्ट होंगे, सभी अपना वोट दे करके सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो भी मिनिस्टर्स हमें रूल करेंगे उन्हें हम लोग ही अपने वोट से सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे जो भी मेन हेड होगा उसे मेंबर्स अपने वोट के द्वारा सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि जो आपके ऑपरेटिंग यानी इन्हें ऑपरेट करने के जो खर्चा आता है वो कम होता है, क्योंकि जो भी चलाने का काम है, मैनेजमेंट का काम है, वो सारा मेंबर्स ही कर लेते हैं। आपको बाहर से किसी को जॉब पे रख के उसे पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ मेंबर्स ही हैंडल करते हैं। तो इसीलिए इन्हें जो ऑपरेट करने की आपकी कॉस्ट है, खर्चा है, वो कम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स एडवांटेज की। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है, ये टैक्स फ्री होती हैं। इनकम टैक्स में इन्हें एग्जम्पशन है, मीन्स ये जो भी काम करती हैं इन्हें इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब चीज़ें भी इन्हें पे नहीं करनी होती। क्यों नहीं करनी होती? क्योंकि ये
सर्विस मोटिव के लिए काम कर रही हैं, लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर रही हैं कि हम लोगों को सही रेटों पर गुड्स या सर्विसेज अवेलेबल करा सकें। नेक्स्ट आपके पास है स्टेट पैट्रोनेज, मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है उसका जो एटीट्यूड होता है इनकी तरफ वो लिबरल होता है। लिबरल मतलब सॉफ्ट रहता है कि गवर्नमेंट इन्हें लोन्स ग्रांट देना, हेल्प करना, वो सब इसीलिए क्योंकि ये लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती हैं, कंज्यूमर्स के, पब्लिक के फ़ायदे के लिए जो है ये चलाती हैं अपने बिजनेस को। नेक्स्ट आपकी मेरिट हो सकती है कि ये गुड्स को जो है वो चीपर रेट पर अवेलेबल कराती हैं। वो कैसे करा पाती हैं ये कि ये सीधा फैक्ट्री के मालिक से या होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदती हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदती हैं, क्योंकि तो आगे ये अपने कस्टमर्स यानी आपके मेंबर्स हों या नॉन मेंबर्स हों, उन्हें सही रेटों पर बिना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को जोड़े सही रेट पर प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराती हैं। नेक्स्ट आपके पास है चेक ऑन अदर बिजनेस, कि ये जो अदर बिजनेस होते हैं मतलब सेम नेचर का कोई और पर्सन बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए प्राइवेटली बिजनेस कर रहा है, तो ये उन्हें भी देखिए उन पर भी एक अपना जो है कंट्रोल लगा सकती हैं, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सही रेटों पर प्रोडक्ट्स मार्केट में देती हैं। तो कंज्यूमर जो होंगे नॉन मेंबर्स वो बाकी बिजनेस वालों से भी जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट को सही रेट पर अवेलेबल कराएं। तो इसीलिए बाकी जो बिजनेसेस हैं वो भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते कस्टमर्स को, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पब्लिक के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं कि वो कह रही हैं कि हम आपको अवेलेबल कराएंगे प्रोडक्ट सही प्राइस पर। तो बाकी बिजनेसमैन लूटने का, एक्सप्लॉइट करने का कस्टमर को नहीं कर सकते वो चीज़ वो। नेक्स्ट आपके पास है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये एक बिजनेसमैन को सारी वेल्थ मतलब सारा मार्केट शेयर अपने हाथ में कैप्चर नहीं करने देती कि एक बड़ा बिजनेसमैन सोचे कि मैं ही सारे मार्केट में मैं ही एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं और सारे मेरे से ही प्रोडक्ट खरीदें। तो वहाँ सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा पावर का कि एक ही के हाथ में सारी मार्केट की पावर आ जाएगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उस चीज़ को ब्रेक करती हैं कि हम भी अवेलेबल हैं, हम कस्टमर्स को सही रेटों पर अवेलेबल कराएंगे। सो यहाँ इससे हो जाता है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब अलग अलग बिजनेसमैन के हाथ में थोड़ी थोड़ी पावर है और होना भी वही चाहिए, क्योंकि एक के हाथ में अगर पूरी पावर होगी तो वो मिसयूज़ करेगा, जैसे चाहे कस्टमर्स को वैसे रेटों पर चीज़ें बेचेगा, जो कि कंज्यूमर्स के लिए सही नहीं होगा। अब ये तो बात हो गई मेरिट्स की। अब हम आ जाते हैं कुछ लिमिटेशंस पर कि इनमें क्या कमियां हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो फर्स्ट तो हो सकता है लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि देखिए जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं वो लोगों के पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लगाने के लिए, अपनी सेविंग्स लगाते हैं वो लोग। तो जितने मेंबर्स हैं उनकी जो भी सेविंग्स हैं बस वो कैपिटल रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो यहाँ इनको लिमिटेड होती है कैपिटल, क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकते, तो कैपिटल लिमिटेड रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। नेक्स्ट आपके पास है इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनकी मैनेजमेंट खुद उनके मेंबर्स ही करते हैं।
मेंबर्स ही एज मैनेजर काम करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो स्किल हो, वो बात हो कि वो बिज़नेस को अच्छे से चला सके। एक तो स्किल होना कोई इट्स नॉट ज़रूरी, इट नॉट नेसेसरी कि उसके पास वो जो है वो सारी स्किल्स होंगी जिससे वो बिज़नेस को अच्छे से चला पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसे उसके बदले में कोई सैलरी या कोई एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है कुछ, कि जिससे वो ये सोचे कि मैं मेहनत करता हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, कि जो इनको मैनेज करने वाले मेंबर्स हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्किल एंड ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आप कह लीजिए यहाँ पर लिमिटेशन कैश ट्रेडिंग, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं ये सिर्फ कैश में डील करती हैं, क्रेडिट मतलब उधार की फैसिलिटी नहीं देती। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहती हैं कि गुड्स या प्रोडक्ट्स आप कैश में खरीदिए। तो इससे जो मेंबर्स हैं कई बार उनके पास कैश अगर अवेलेबल नहीं है, उनके पास नहीं है खरीदने के लिए पैसे, तो वो फिर इनकी फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं ले पाता। फिर अल्टीमेटली उन्हें उस बिजनेसमैन से खरीदना पड़ेगा जो उधार में दे रहा है, चाहे वो महंगे में दे। और ऐसा हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास कई बार ऑन द स्पॉट पैसा अवेलेबल नहीं होता, तो उन्हें वहाँ जाकर के एक्सप्लॉइट किया जाता है कि पैसा हम आपको ज़्यादा में प्रोडक्ट बेचेंगे बट अभी आपको हम उधार में दे रहे हैं। वो उस लूप में फंसता जाता है कि उस पर उधार ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है और वो उस लूप में फंस रहा है क्योंकि एट प्रेजेंट उसके पास कैश नहीं है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो कैश डीलिंग्स करती हैं मोस्टली। नेक्स्ट होता है आपके पास पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो यहाँ आप देखिए गवर्नमेंट क्योंकि हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, तो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स भी इनके मेंबर होते हैं। अब अगर जहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेंबर होंगे वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ ही जाता है, क्योंकि फिर गवर्नमेंट चाहती है उसके मेंबर्स जो होंगे गवर्नमेंट के हम अपने अकॉर्डिंग रन करें। तो जनता का जो फ़ायदा है, पब्लिक का वेलफेयर है, वो कहीं खो जाएगा। फिर गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए इन्हें चलाना शुरू कर देती है, क्योंकि आज के टाइम में हम सुनते हैं कितना करप्शन है। तो इसी कारण से यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो इनकी लिमिटेशन बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन जो है वो इसलिए क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ही क्यों ज़्यादा अच्छे से काम करूं, सभी ने पैसा लगाया है तो मैं ही क्यों इसमें अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दूं, ज़्यादा मेहनत करूं। तो उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है कि मैं अगर अच्छा करूंगा तो मुझे ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो वो हमेशा डीमोटिवेटेड रहते हैं मेंबर्स। सभी एक दूसरे पर जिम्मेवारी डालने की कोशिश में रहते हैं कि दूसरे वाला संभाल लेगा, मुझे क्या नीड है बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा एफर्ट्स डालने की। सो यहाँ लैक ऑफ मोटिवेशन भी इसका एक मेन लिमिटेशन रहता है। उसके बाद है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब क्योंकि मेंबर्स अच्छे से काम भी नहीं करेंगे, दूसरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहेगा इनमें, तो जो जनता है, जो पब्लिक है आपकी कॉमन पब्लिक, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे बेनिफिट के लिए कम और गवर्नमेंट के हाथों की एक पपेट ज़्यादा है कि सरकार अपने अकॉर्डिंग चला रही है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बना रहता है इनमें। नेक्स्ट आपके पास है लैक ऑफ सीक्रेसी। अब लैक ऑफ सीक्रेसी का क्या है यहाँ पर पॉइंट, कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो हैं वो जो आपका स्टेट का रजिस्ट्रार होता है उसके पास भेजने होते हैं।
तो ये सीक्रेसी नहीं मेंटेन कर सकती, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाती है। तो उस बीच किसी भी अनऑथोराइज पर्सन के द्वारा उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी किया जा सकता है। सो सीक्रेसी का एलिमेंट नहीं होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। नेक्स्ट है आपके पास है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। अब म्यूचुअल डिस्प्यूट हैं वो मेंबर्स के बीच रहते हैं, कि कोई भी मेंबर जो है वो खुद अच्छे से काम नहीं करना चाहता, एक दूसरे पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं। बनाई तो जाती हैं ये कि हम वेलफेयर के लिए काम करेंगे, बट उसके बाद कई बार कुछ लोग प्रॉफिट्स के पीछे भागने लगते हैं, और कुछ मेंबर्स जो उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते, तो उनके बीच म्यूचुअल डिस्प्यूट रहता है। क्योंकि सभी ऑनेस्ट हो जाएं, सभी अच्छे से काम करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा सिचुएशन मुश्किल से मिलेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे मेंबर्स ही अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं करते वो रीज़न बनते हैं डिस्प्यूट का, और जहाँ डिस्प्यूट होगा वहाँ फिर बिजनेस स्मूथली रन तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। अब हम कंक्लूड करें अगर इस बात को लास्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेरिट्स जो हैं वो अपने आप में बहुत सारी मेरिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ये हमें देती हैं। बस हमें इनकी लिमिटेशंस को ओवरकम करना है, दूर करना है, कि हमें ये देखना है कि अगर कैपिटल कम है तो हम गवर्नमेंट से कैसे लोन लें, और गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो पॉजिटिव वे में कैसे कन्वर्ट हो, कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग को ना करके पब्लिक के वेलफेयर को देखे, और क्रेडिट में ट्रेडिंग हो, उधार की फैसिलिटी हो मेंबर्स के लिए। इसी तरह से जो भी अदर लिमिटेशंस हैं उन्हें ओवरकम किया जाए। सभी मेंबर्स अपनी ऑनेस्टी के साथ और अपने पूरे कंट्रीब्यूशन के साथ काम को करें, ताकि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, जो कि इनका मेन पर्पस है कि पब्लिक वेलफेयर, उसी के लिए इन्हें रन कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। थैंक यू सो मच।